स्वागत है अर्थव्यवस्था की इस वीडियो में। तो अर्थव्यवस्था की इस नई वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। ठीक है, इससे पहले अगर अर्थव्यवस्था की जो पहले की वीडियो है, जो 2 वीडियो हमने अपलोड की है चैनल पे, तो उसको अगर नहीं देखा है तो इंडियन इकोनॉमी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाएंगे तो उसमें आपको पिछला जो लेक्चर जितने भी हैं वो सब मिल जाएंगे। L1 L2 L3 नाम से इस तरह से सीरीज में एक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सब लिंक है एक दूसरे से। तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो इस तरह से देखते आएंगे तो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और सिंपल भाषा में समझाया गया है। ठीक है, और जब वीडियो आप देखेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ के आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके स्टोरी वगैरह देख सकते हैं, तो उसमें जो है कुछ और चीज़ें, जिसमें टेस्ट सीरीज में करवाता हूँ तो उसके एक एक क्वेश्चन जो उसमें अपलोड करता रहता हूँ, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सारा जो है अधिकारी जीएस नाम से हर जगह पे चैनल का नाम है, या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो। तो ये जो वीडियो है वो किसके लिए जरूरी है, किस एग्जाम के लिए जरूरी है? तो यूपीएससी मतलब आईएएस के लिए, या यूपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं उसमें अर्थव्यवस्था को पूछता है। उसके अलावा जो है आपका पीसीएस, स्टेट पीसीएस, जितने भी राज्यों के स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, और भी छोटे जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछता है। तो लगभग हर जगह इसका स्कोप है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि जो होती है, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, तो ग्रोथ जो होती है वो एक दिशा में होती है। ठीक है, ऊपर बढ़ना, मान लीजिए ग्रोथ है, ऊपर सिर्फ मेरी हाइट बढ़ती जा रही है, मेरी लंबाई बढ़ती जा रही है, तो ये ग्रोथ हो रहा है। अगर मेरा हर डायमेंशन, मतलब कि हाइट बढ़ने के साथ साथ मेरा दिमाग भी बढ़ रहा है, मेरी सोचने की क्षमता भी बढ़ रही है, शरीर के सारे जो मसल्स बढ़ रहे हैं, तो उसको हम विकास कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर बस सिर्फ हाइट बढ़ती जाए मेरी तो उसको हम वृद्धि कहेंगे। अगर मेरा ओवरऑल मेरा शरीर बढ़ रहा है और मेरा दिमाग भी बढ़ रहा है, मेरी सोच भी बढ़ रही है, तो वो सब चीजें विकास में आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये मात्रात्मक वृद्धि को दिखाता है कि कोई अर्थव्यवस्था जो है एक वर्ष में कितना परसेंट का ग्रोथ किया, कितना परसेंट बढ़ी है। ठीक है, जैसे पिछले किसी देश की, मान लीजिए एक्स देश है, उसकी अर्थव्यवस्था 100 है और इस साल आते आते एक साल के अंदर 120 हो गई, तो उसका ग्रोथ जो है 20% से बढ़ गया। आप यही कहेंगे ना कि 20% से बढ़ गया, तो उसका सिर्फ ग्रोथ बढ़ा है 20% से। ठीक है, मगर जो विकास क्या है, तो उस 20% के बढ़ने से वहां के आम जनता जो है, आम लोग हैं, उनके जीवन में कितना जो है गुणात्मक बदलाव आया है, उसको विकास कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ग्रोथ की बात करेंगे या 10-20% की वृद्धि कर रहे हैं, कंपनी, सिर्फ कंपनी में ही वृद्धि हो रही है, आम जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, या उस कंपनी से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को कोई उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको ग्रोथ कहते हैं या आर्थिक समृद्धि कहेंगे उसको। ठीक है, तो ये जो है क्वांटिटेटिव है, एक जैसे मात्रात्मक में है कि 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, 40% बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह की वृद्धि को दर्शाता है ये, और जो है मल्टी डायमेंशनल वृद्धि को नहीं देखता है कि अगर कोई देश बढ़ रहा है। जो आर्थिक समृद्धि में बस ये दिखता है कि देश कितना जो है, इसकी जीडीपी कितनी बढ़ रही है, देश की राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ रही है, ये वो नहीं दर्शाता है कि उसके लोगों का विकास कितना हो रहा है, भूखमरी खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, कपड़ा सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, शिक्षा सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, रोजगार सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों को, होलिस्टिक चीजों को आर्थिक समृद्धि जो है नहीं देखती है, सिर्फ वो कंपनी के विकास पे फोकस करती है। ठीक है, तो सीमित दायरा है आर्थिक समृद्धि का। मगर वही जब आर्थिक विकास की आप बात करेंगे, तो ग्रोथ के साथ साथ, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी जब सुधार होता है, तो उसको हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो मात्रात्मक वृद्धि को दिखाता है, 10%, 20%, इस तरह का विकास हुआ, उसको दिखाता है। जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई और राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, ये सब दिखाता है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने से वहां के लोगों के जीवन में कितना बदलाव हुआ, ये सब बातें आर्थिक समृद्धि नहीं करता। तो इसका जो एरिया है, एरियस या क्षेत्र जो कह सकते हैं, क्षेत्र जो है
संकीर्ण है, बहुत पतला है, सिर्फ विकास के बारे में बात करता है, सिर्फ पैसे को बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए आप में से कोई वैसा व्यक्ति है जिसकी जो है सैलरी 1 लाख रुपया है, ठीक है, और जो है अगले साल उसकी सैलरी 2 लाख रुपए हो जाती है, मगर उसका जीवन स्तर वैसे ही रहता है। ठीक है, मतलब कि हमेशा वो परेशान ही रहता है। ठीक है, दिमाग की जो सोच है उसका विकास नहीं हुआ, शरीर का जो है मसल, जैसे मान लीजिए कि वो बीमार रहता है, वो बीमारी रहता रह गया, तो उसका बस ग्रोथ हो रहा है, वो 1 लाख से 2 लाख सैलरी हो रही है, उसके जीवन स्तर के और क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है या ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो गई है। ठीक है, तो संकीर्ण है। उद्देश्य क्या है? उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य सिर्फ उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सिर्फ बढ़ावा देना उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि का। ठीक है, इसकी माप जो है वृद्धि दर में होती है, जिसको परसेंटेज में हम दिखाते हैं कि वृद्धि दर कितनी हुई। ठीक है, ये जो है मल्टी डायमेंशनल वृद्धि दर को नहीं दिखाता। ठीक है, कि तो ये जो है हमारा आर्थिक ग्रोथ का बात थी। तो ये समझ में आया होगा कि आर्थिक ग्रोथ क्या है। तो आर्थिक ग्रोथ जो है मात्रा में दिखाता है कि किसका कितना विकास हुआ है। ठीक है, सॉरी, विकास नहीं कर सकते, कितना ग्रोथ हुआ है, किसके किसी कंपनी के प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, किसी कंपनी की कमाई में कितना बढ़ोतरी हुई है, ये सब चीजें आर्थिक समृद्धि में देखा जाता है। ठीक है, वहीं पे आर्थिक विकास या इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गुणात्मक बदलाव तो होता ही है, प्लस व्यापक बदलाव भी दिखता है इसमें। गुणात्मक बदलाव के साथ साथ क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ इसमें व्यापक बदलाव की जो है प्रक्रिया है ये आर्थिक विकास। इसमें जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में भी कितना सुधार हुआ है, इसकी माप करता है आर्थिक विकास। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है कितना है, इसका क्षेत्र व्यापक है। ये जो है पैसे के मामले में भी देखेगा, दिमाग के भी मामले में देखेगा, आपके मसल के मामले में देखेगा, आपके रहन सहन के मामले में देखेगा, आपके जीवन प्रत्याशा के मामले में देखेगा, आपके स्वास्थ्य के बारे में देखेगा। ठीक है, आपकी शिक्षा के बारे में देखेगा, आप पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं, सब चीजों के बारे में भी देखेगा। तो हर क्षेत्र में अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं तो उसको आर्थिक विकास कहा जाता है। ठीक है, तो जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ उस देश के लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव अगर आ रहा है, कि गरीबी खत्म हो रही है, भुखमरी खत्म हो रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है उस देश का। इसका उद्देश्य जो है लोक कल्याण के साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा देना। तो लोक कल्याण भी हो, उत्पादन भी बढ़े आपका और लोक कल्याण भी हो, तो ये जो है आर्थिक विकास का मतलब होता है। ठीक है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना इसका जो है उद्देश्य है। जैसे इसका माप कैसे होती है, इसकी मापन जो होती है एचडीआई से होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मापते हैं कि किसी देश का जो है विकास कितना हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी हम आगे पढ़ेंगे चल के। एक रेफरेंस के तौर पे इसको समझिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है कि आदमी की जीवन प्रत्याशा, उसकी शिक्षा, किस तरीके से चीजों पे खाना बनाता है, कितना वो न्यूट्रिशन ले पाता है, उसकी उम्र के साथ उसकी हाइट कितनी बढ़ी हुई है, ठीक है, उसका वजन कितना है, तो इन सब चीजों का जो है माप करता है। ठीक है, उसके जीवन प्रत्याशा मतलब कि वो कितना जी सकता है, इन सब बातों का जो अध्ययन जो है हम आर्थिक विकास में करते हैं और एचडीआई को उसे मापते हैं। आर्थिक विकास को मापना है तो आपको एचडीआई में जाना पड़ेगा, एचडीआई में। ठीक है, और आर्थिक समृद्धि को मापना है तो उस देश की जीडीपी को देखना होगा, उस देश की राष्ट्रीय आय को देखना होगा, या पर कैपिटा इनकम देखना होगा। ठीक है, तो ये आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच में ये बेसिक सा अंतर था। ये मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है, अब इसमें जो है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में थोड़ा अंतर है, तो इस पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए क्या मामला है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, तो राष्ट्र, यहाँ देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, संसाधनों में मात्रात्मक परिवर्तन की माप को आर्थिक जो है समृद्धि कहते हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक, समृद्धि के दर जो है ये फार्मूला दिया है, किसी काम का नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये जगह किताब जो है
जो बुक वाले होते हैं उसको भरने के लिए दे देते हैं कि लगे कि हम बहुत अच्छा किताब लिखे हैं, बुक लिखे हैं। ठीक है। समृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ जो है का प्रतिपादन जो 1972 में हुआ था, बार बार यूपीपीसीएस में पूछा है इसको, यूपीपीसीएस और यूपीएससी ने लिमिट टू ग्रोथ को पूछा है कि इसका जो है लिमिट टू ग्रोथ जो बुक लिखी गई थी या पत्रिका लिखी गई थी वो किसने लिखा था, तो क्लब ऑफ रोम द्वारा इसको लिखा गया था 1972 में। ठीक है। तो लिमिट टू ग्रोथ इसको याद रखिएगा कि हमारी समृद्धि की सीमा क्या है, इसमें वो लिखा था समृद्धि की सीमा क्या है। तो हम लोग समृद्धि समझे हैं कि सिर्फ जो है एक देशीय विकास अगर किसी का होता है, जैसे सफेदा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक पेड़ है जिसको इकोलिप्टस या सफेदा कहते हैं गांव में। इकोलिप्टस जो है वो सिर्फ एक ही सीधे दिशा में बढ़ता जाता है। ठीक है। बस एक ही काम आता है, उसकी लकड़ी काम आती है और उसका कोई चीज काम नहीं आता। ठीक है। तो उसका आर्थिक विकास, आर्थिक ग्रोथ हो गया, उसका आर्थिक जो है वृद्धि हुई है उसकी। मगर वहीं पे महुआ का पेड़ है, आम का पेड़ है, वो क्या करता है कि चारों तरफ फैलता है। ठीक है। फल भी देता है, पक्षियों को आसरा भी देता है, लोगों को छांव भी देता है, लकड़ी भी देता है। ठीक है। और इन्वायरमेंट को भी फायदा करता है वो। ठीक है। सफेद जो इकोलिप्टस है उतना पानी, जैसे एक इकोलिप्टस जो है एवरेज एक दिन में 125 लीटर पानी उसको उसको जरूरत है इकोलिप्टस को। एक दिन में उसकी जो एवरेज पानी की खपत है उसमें एक एक पेड़ में 125 लीटर के आसपास है। मगर महुआ में उतना नहीं है। तो महुआ जो है क्या दे रहा है, फल भी दे रहा है, छांव भी दे रहा है, लकड़ी भी दे रहा है और रहने के लिए पक्षियों को आसरा भी दे रहा है, पर्यावरण प्रदूषण को भी कम कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण को कम कर रहा है। तो सफेदा का सिर्फ जो है इकोलिप्टस का ग्रोथ हुआ है, मगर जो महुए का और आम का जो पेड़ है उसका विकास हुआ है, क्योंकि हर दिशा में वो काम कर रहा है। तब एक उदाहरण से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। तो जो समृद्धि की माप होती है, किन माप की विधि क्या है, तो समृद्धि या विकास हुआ है उसकी माप क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, वो जो है समृद्धि की माप करता है। ठीक है। और निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है एनएनपी, तो ये सब आगे हम लोग जीडीपी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे इसको। तो समृद्धि की माप जो है जीडीपी में होती है, राष्ट्रीय आय में होती है और पर कैपिटा इनकम में होती है। ठीक है। किसी देश की अगर पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा लोगों को संसाधन मिले हुए हैं और विकास हो गया लोगों का। ठीक है। जैसे भारत की जो पर कैपिटा इनकम मान लीजिए अगर 1 लाख हो जाती है, वहीं पे अडानी हो गए, अंबानी हो गए और बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं उनकी जो है इनकम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो जब जीडीपी हम निकालेंगे तो पूरा देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको हम पूरे देश की जनता से भाग देते हैं, तो जो पैसा निकल के आता है, जो नंबर निकल के आता है वही जो है पर कैपिटा इनकम होती है। मगर पर कैपिटा इनकम में देखेंगे तो जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून थे उनकी जो है उनकी जो क्या कहते हैं उसको, जो उनका जो पैसा है वो भी तो जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय आय में। तो उनका जो बहुत अधिक, बहुत बल्क मात्रा में, बहुत जो है ह्यूज क्वांटिटी में उनका जो है इनकम होती है। ठीक है। तो उनकी इनकम भी लोगों में डिवाइड हो गई है। ठीक। तो वो राष्ट्रीय जो आय है या पर कैपिटा इनकम है वो विकास को नहीं दर्शाता है, किसी देश के विकास को नहीं दर्शाता है। तो याद रखिएगा इसको। तो ये है कि ये जीडीपी और पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय जो है उसकी माप है समृद्धि की, जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी है देश की, उससे पता चलता है कि हमारे ग्रोथ ग्रोथ कितना हुआ है, समृद्धि कितनी हुई है। ठीक है। तो देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या, तो इससे प्रति व्यक्ति आय जो है निकलती है। ठीक है। अगला है आर्थिक सिद्धांत जो है, उसमें कैसे बताया गया कि आर्थिक वृद्धि क्या है। तो आर्थिक जो समृद्धि है उसके बारे में बता रहा है क्या है। ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत जो है रोस्तो का आर्थिक सिद्धांत, रोस्तो जो थे एक अर्थशास्त्री थे। तो रोस्तो का आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत 1960 में इन्होंने प्रकाशित किया था। उसमें स्टेज 1 में बताया था इन्होंने कि परंपरागत समाज की अवस्था क्या होती है। तो पहला कृषि की प्रधानता और वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो इन्होंने बताया था जब आर्थिक समृद्धि होती है तो सबसे पहला स्टेज उसमें होता है कि 5 स्टेज बताया। तो पहले स्टेज में बताया इन्होंने कि परंपरागत समाज की अवस्था होती है। जो परंपरागत समाज है, बहुत ज्यादा समाज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पूरी जनता जो है कृषि प्रधान है और वस्तु विनिमय प्रणाली है, मुद्रा का विकास नहीं हुआ है। ठीक है। तो सामान एक्सचेंज करते हैं, विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यही होता है कि आप जो है किसी को गेहूं देंगे तो आपको चावल देगा। ठीक है। आप किसी को चावल देंगे तो वो आपको टमाटर देगा।
तो इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो गांव में कभी देखे होंगे पहले के समय में, जब अगर 90 के दशक के आप पैदा हुए हैं तो 1990 के दशक के अगर पैदा हैं, मतलब 1995, 93, 92, तो गांव में जैसे सब्जी बेचने वाला आता था सुबह, तो जो हमारे लोग गांव में जो महिलाएं होती हैं, वो क्या करते हैं कि जब चावल का समय होता है या धान का सीजन होता है, धान लेके जाती हैं और उसको देंगी 2 किलो धान, तो वो 1 किलो टमाटर या कोई सब्जी उनको पकड़ा देता था। तो वही एक वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, स्टेज 2 जब आता है तो कैसे समृद्धि होती है, तो स्वयं स्फूर्त टेक ऑफ से पूर्व की दिशा होती है। तो इसमें विशेषज्ञता का विस्तार होता है, अधिशेष की स्थिति होती है और बुनियादी अवसंरचना बढ़ती है। तो कृषि प्रधानता में जब अनाज जो है आपके खाने से अधिक हो गया, तो अधिशेष जब हो जाता है तो अधिशेष को लोग बेचते हैं और अपने बुनियादी ढांचा मतलब घर का विकास करते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, रहने के लिए अच्छी स्थिति बनाते हैं। फिर स्टेज 3 में स्वयं स्फूर्त की दिशा में औद्योगिकरण और क्षेत्रीय विकास होता है। ठीक है, तो घर बना लिया, फिर और प्रोडक्शन करेगा वो, और भी कृषि से और भी उत्पादन करेगा, तो भी ज्यादा गेहूं हो गया तो बिस्कुट बनाना पड़ेगा, हमको ब्रेड बनाना पड़ेगा, तो औद्योगिकरण हमको करना होगा। औद्योगिकरण जब होगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा, तो क्षेत्रीय विकास होता है। स्टेज 4 जो है परिपक्वता की अवस्था होती है, जिसमें विविधता होता है, नवाचार होता है और निवेश में वृद्धि होती है। जैसे वर्तमान समय में चल रहा है वो है, विविधता होती है, नवाचार भी आ रहा है और जो है निवेश में वृद्धि भी हो रही है। स्टेज 5 में है कि अधिक जन उपभोग की अवस्था हो जाती है और उपभोक्ता केंद्रित सेवा का जो है वर्चस्व हो जाता है। जैसे आप देखेंगे चाइना हो गया, जापान हो गया, नॉर्वे, स्वीडन 5वें स्टेज में वो लोग चल रहे हैं। हम लोग तो अभी इन्हीं दोनों में घूम रहे हैं, इन्हीं में हमारा देश जो है भारत इन्हीं दोनों में घूम रहा है, स्टेज 3 और 4 में। बाकी अन्य विकसित देश जो है 5वीं अवस्था में चले गए हैं। तो ये जो है आर्थिक जो है समृद्धि की बात थी। ठीक है, अब आर्थिक विकास को थोड़ा देख लेते हैं, उसमें क्या है। तो आर्थिक विकास क्या है, इसका परिचय अगर देखते हैं तो आर्थिक जो विकास है क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, इसका परिचय अगर समझते हैं तो साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन करता है। तो जो भी संसाधन होता है उसका कुशलतापूर्वक ये दोहन करता है। मतलब कि इस तरीके से जो है कोई अगर संसाधन है, मान लीजिए कि अगर 10 किलो आटा है तो उस आटे गेहूं है तो उसका आटा बनाएगा तो क्या करेगा, उसको जब चालेगा या उसको जब निकालेगा तो उसका जो भी ऊपर से चोकर आता है उसको पशुओं को खिलाएगा और जो आटा है उसकी रोटी बना के खा लेगा। ठीक है, तो क्या किया उसने, दोहन किया गेहूं का दो प्रयोग किया। एक तो आटा जो खुद रोटी बना के खाएगा, एक जो है चोकर जो उसके चालन से चालने पे निकलता है, उसको उसने पशुओं को खिला दिया। ठीक है, तो आर्थिक विकास क्या करता है कि दो जगह उसका यूज किया। ठीक है, तो उसका कहते हैं संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन किया। ठीक है, और बाकी जो है अन्य जगह अगर ये आर्थिक विकास में संसाधनों का कुशल दोहन अगर ना होता तो चोकर वो फेंक देता। ठीक है, तो संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन, तो बस एग्जाम्पल के तौर पे हमने आटा बताया है। बाकी हर संसाधन जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, हवा, बिजली, पानी, जो भी चीज दिख रही है जो आप उपभोग करते हैं वो सब संसाधन है। ठीक है, तो कुशलतापूर्वक दोहन होता है इसमें आर्थिक विकास में। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर जो है वह दीर्घकालिक वृद्धि होती है। तो निरंतर वृद्धि होती है और दीर्घकालिक वृद्धि होती है, लगातार बढ़ता रहता है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन से संबंधित है ये। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक आर्थिक समृद्धि जो थी वो सिर्फ मात्रात्मक से संबंधित थी, मात्रात्मक चीजों से संबंधित थी कि किसी कंपनी का कितना विकास हो रहा है, सिर्फ वो उत्पादन के विकास पे जोर देता है। मगर आर्थिक विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो ये किस पे निर्भर है, तो निर्भर जो है पूंजी निर्माण बाजार के प्रकृति, संसाधन आकार पर निर्भर करता है ये। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में मिला था, किसके लिए मिला था, तो इनटाइटलमेंट या अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में आर्थिक विकास का इन्होंने परिमाप किया था, उसके लिए इनको ये जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कभी। ठीक है, अमर्त्य सेन के लिए किसके लिए मिला था, तो जो लिखा है अधिकारिता के लिए मिला था इनको। ठीक है, ये विकास की आर्थिक दर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कुजनेट वक्र या समानता और आर्थिक विकास के बारे में बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, उल्टा यू आकार का बनता है।
जब पर्यावरण पढ़ेंगे या डिटेल में जब इसको पढ़ा जाएगा तो इसको बताया जाएगा, ठीक है। अगला इसमें आर्थिक विकास की माप के 5 दृष्टिकोण है। 5 दृष्टिकोण से आर्थिक विकास की माप की जाती है। इसमें पहला जो दृष्टिकोण है इसको देखते हैं, तो इसमें है आधारभूत आवश्यकता उपागम या बेसिक नीड अप्रोच। तो बेसिक जरूरतें क्या है लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी हो रही कि नहीं, ठीक है, मतलब बिजली, पानी, खाना, ठीक है, कपड़ा लत्ता, ये सब चीजें मिल रही है कि नहीं। इसका इस उपागम का जो प्रतिपादन किया था वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था पहले उपागम का, ठीक है। पहला दृष्टिकोण है आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है। अगला है दूसरा है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, मतलब कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI। इसका प्रतिपादन मॉरिस ने 1979 में किया था, ठीक है। मूल्य है अधिकतम 100 है और न्यूनतम 1 है, ठीक है। संकेत इसमें दिए हैं, अगर हमको जीवन का भौतिक गुणवत्ता मापना है तो जीवन प्रत्याशा हमको देखनी होगी, फिर शिशु मृत्यु दर देखना होगा, फिर मौलिक साक्षरता कितने हैं, इससे जो इसकी मापन होता है, ठीक है। तो देखिए इससे भी हम विकास को माप सकते हैं, इससे भी हम विकास को माप सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है शुद्ध आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। इसका जो है आर्थिक कल्याण के माप जो है नार्ड हॉस तथा टोबिन जो है इसका संशोधन करके इसको बताया था, ठीक है। और इस धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था सैमुएलसन, ठीक है, सैमुएलसन ने किया था, सैमुएलसन 1972 में किया था। और इसमें संशोधन जो किया था वो नार्ड हॉस और टोबिन ने संशोधन करके बताया था आर्थिक कल्याण, शुद्ध आर्थिक कल्याण क्या होता है, ठीक है। चौथा है इसमें कि क्रय शक्ति समता विधि, द परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। तो इसमें सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है IMF ने किया था, सबसे पहले जो है इसका प्रयोग IMF ने किया था। वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा इसका प्रयोग हो रहा है और देश के तुलनात्मक रहन सहन का निर्धारण करता है। मतलब कि 10 रुपए में अगर हमारा देश कितना अनाज खरीदता है, उसी 10 रुपए को अगर हम अमेरिका में ले जाते हैं तो उस वहां के 10 रुपए का वहां के लोग कितना अनाज खरीदते हैं, तो इसे कंपेरिजन करता है। इससे पता चलता है कि कौन से देश में जो रुपया है उसे ढेर चीज खरीद सकता है कोई व्यक्ति और अपने जीवन को बदल सकता है, जीवन में क्या क्या उपभोग कर सकता है, वो चीजें इसमें पता चलती है। तो परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है, इस मेथड से क्रय शक्ति जो क्षमता होती है, इससे जो है देश की अर्थव्यवस्थाओं को बताया जाता है कि कौन सी देश अर्थव्यवस्था जो है कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो ये जो है क्रय शक्ति की विधि है। तो इन सबसे पता चलता है कि आर्थिक विकास जो है कितना हुआ है। तो आर्थिक विकास मापने के ये 4 जो है 5 दृष्टिकोण थे, मगर 4 इसमें दिया है। अब 5वां दृष्टिकोण जो है इसमें ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। 5वां जो है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये भी दृष्टिकोण है। तो सारे दृष्टिकोण क्या बताते हैं, सारे अप्रोच जो हम देखे हैं ये यही बताता है कि मानव का विकास कैसे हुआ है, विकास क्या है और समृद्धि क्या है। तो विकास के मापन में ये सब जो है बेसिक जरूरतें क्या लोगों की वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। उनके जीवन में गुणवत्तापूर्ण स्थिति बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, शुद्ध आर्थिक कल्याण हो रहा है कि नहीं, आर्थिक रूप से वो लोग विकसित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मानव विकास उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है उनकी, अगर आदमी का विकास हो रहा है तो उसका परचेजिंग पावर पैरिटी भी अच्छा होगा, ठीक है। और 5वां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो प्रतिपादन किया था 1990 में हुआ था, महबूब उल हक अमर्त्य सेन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित है। तो इसका प्रतिपादन जो है महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने 1990 में किया था इसका, ठीक है। ये जो है जिसका प्रारंभ या जारी कब हुआ था, तो 1990 में UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको प्रतिवर्ष जारी करता है, 1990 से जारी कर रहा है। तो HDI इंडेक्स जो है UNDP जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है इसको, ये भी याद रखना है, ये पूछता है UNDP जारी करता है। इसका जो है इसमें कैसे देशों को रैंकिंग दी जाती है, तो अधिकतम नंबर 1 है और न्यूनतम नंबर 0 है। तो न्यूनतम जो पाएगा, कम 0 के पास जो जिस देश की संख्या रहेगी, जैसे 0.5 हो गया,
तो वो उतना ही कम उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा। ठीक है, एक के पास जितना जाएगा वैसे उसका बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो मूल्य इसका 1 से 0 में काउंट होता है। पूरे देश जो है 0 से 1 के बीच में ही पूरे देश आते हैं। ठीक है, तो अगला है भारत एचडीआई जो है। भारत में एचडीआई का सर्वप्रथम प्रकाशन जो है करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है, एचडीआई को सर्वप्रथम प्रकाशन करने वाला देश मध्य प्रदेश से भी पूछता है एग्जामों में। और देश की रैंकिंग पूछता है तो 2025 में 130वां स्थान था भारत का। 2025 में इस रैंकिंग में एचडीआई में 130वां स्थान भारत का था। 193 देशों में 130वां भारत था। और इसमें संकेत जो यूज किए जाते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इससे पता चलता, इसको देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का विकास कितना हुआ है। अगर जीवन प्रत्याशा सही है, उसकी शिक्षा सही है और प्रति व्यक्ति आय सही है, और इसमें जो है और भी आता है, इसके अन्य विभाग हैं, मगर एचडीआई जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसको देखेंगे। ठीक है, इसके अन्य और विभाग हैं। ठीक, तो संकेतक में ये सब चीजें आती हैं जिससे पता चलता है कि एक आदमी का विकास हो रहा है कि उसकी वृद्धि हो रही है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो उसकी वृद्धि होगी, उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, तो विकास के बारे में ये सब चीजें हमने समझ लिया। ठीक है, एसडीआई हो गया, ये सब चीजों को हमने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है। विकास तो हमने समझा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर हमने समझ लिया है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसको आपने समझ लिया। अगला इसमें है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में बार बार इसे पूछता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा कहाँ से आई है, उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो सतत विकास विषय के बारे में जो आरंभिक चर्चाएं हुई थी, इन्हीं से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूपीएससी में, आईएएस में, पीसीएस में, सब में इसमें इससे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो सतत विकास की आरंभिक चर्चाओं में पर्यावरण तथा विकास पर कोकोया घोषणा, तक कोकोया घोषणा अभी तक नहीं पूछा है, कभी पूछ सकता है इसको, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सबसे पहले पर्यावरण तथा विकास पर कौन सी घोषणा हुई थी, तो कोकोया घोषणा हुई थी 1974 में। ठीक है, उससे पहले जो है क्लब ऑफ रोम में जो है एक क्लब था जो 1972 में अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसने बताया था कि हमारी जो वृद्धि है उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। तो लिमिट टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट जारी हुई थी। पूछता है लिमिट टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट जो है किसने जारी की थी, क्लब ऑफ रोम। कब जारी की थी, तो 1972 में जारी की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, पीसीएस में पूछा है, आरओआर में पूछा है, तो हर जगह पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ। अब है शब्दावली का सर्वप्रथम जो प्रयोग किसने किया था, तो सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संधारणीय विकास का सबसे पहले जो है प्रयोग कौन किया था। ठीक है, तो प्रयोग करने से पहले ये समझते हैं कि संधारणीय विकास होता क्या है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो संधारणीय विकास वो होता है जो हम अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करें और आने वाली जनरेशन को, आने वाले भविष्य के लोगों को, संसाधनों को बचा के रखें, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे संसाधनों का हम यूज कर रहे हैं वर्तमान में, से कोयला का यूज कर रहे हैं, तो कोयले का हम इस तरह से यूज करें कि उसका दोहन हो, हम भी करें, हम भी यूज करें, मगर इस तरीके से उसका यूज करें कि आने वाली जनरेशन को भी कोयला उपलब्ध हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है। तो शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ब्रटलैंड आयोग ने किया था। ब्रटलैंड आयोग जो था काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका आधिकारिक नाम था पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग। ब्रटलैंड आयोग का असली नाम था पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग, जो इसका गठन 1983 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे ग्रो हरलेम ब्रटलैंड थे, नॉर्वे के पीएम थे उस टाइम पे। तो ये इस ब्रटलैंड आयोग का जो है अध्यक्षता किए थे, और इन्होंने रिपोर्ट जो जारी की थी, आवर कॉमन फ्यूचर। तो रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। 1987 में आया था। तो इससे भी एग्जाम में पूछा हुआ, यूपी पीसीएस, आईएएस पीसीएस और आरओआर में पूछ लिया इसे। ठीक है, तो इन्होंने बताया था
आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य नाम से जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था ब्रॉटलैंड ने 1987 में। और क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट क्या थी? तो वृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो इन्होंने सतत विकास की परिभाषा क्या दिया? तो इन्होंने कहा कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की अवधारणाओं को पूरा करे, या वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करे, वही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा बात हो गया आपका इसके बारे में। अगला है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब ये है कि 21वीं शताब्दी में हम किस तरह से विकास करें, वही एजेंडा 21 है। तो 20वीं शताब्दी के लास्ट में, जैसे वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में हुआ था, 1992 में हुआ था, तो 1992 में तो 20वीं सदी थी। तो हम 2000 के बाद जो है किस तरीके से विकास करें उसके बारे में एजेंडा 21 जो है आया था। तो एजेंडा 21 किस लिए आया था? तो 21वीं सदी में किस तरह से विकास हमको करना है, किस तरह से रूपरेखा तैयार करनी है, इन सब बातों के लिए एजेंडा 21 आया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना सतत विकास को बढ़ावा देना, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एजेंडा 21 भी था कि हमको संधारणीय विकास करना है, ठीक है। अगला है सतत विकास के आयाम क्या क्या है। तो सतत विकास के जो डायमेंशन है उसको हम यहाँ देखते हैं। तो डायमेंशन क्या क्या है भाई सतत विकास के? तो पहला है रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल मतलब कि ऐसी चीजों का यूज करें जिसको हम जो रिन्यू होती हो बार बार, जैसे सनलाइट हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, पानी मतलब नदियों का पानी जो ग्लेशियर से आ रहा है वो सब हो गया, वो रिन्यूएबल में आता है, ठीक है। जिसको दोबारा से जनरेट करने में या दोबारा से उसको पैदा करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, उस तरह की चीजों को यूज करना चाहिए। एडॉप्टेशन एडॉप्टेशन होना चाहिए, मतलब अनुकूलन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यूज करें कि वो फिर से परिस्थितियों के अनुकूल हो जाए। कोई संसाधन किसी संसाधन का यूज हम ऐसे करें कि वो फिर से प्राकृतिक रूप से अनुकूल हो जाए। जैसे किसी पेड़ से आप पत्ता तोड़ते हैं तो अगले साल फिर से पत्ता पत्ता जो है उस पेड़ पे आ जाएगा। तो ये जो है आपका अनुकूल तरीके से किसी को यूज करना है। और एडॉप्टेशन में भी होता है कि कोई परिस्थिति में आदमी अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है। अगर किसी साल बहुत ज्यादा बार बार अगर किसी क्षेत्र में सूखा आ रहा है तो ऐसी फसलों का निर्माण करना जो कि उस दशा को एडॉप्ट कर ले, ऐसे पेड़ पौधों का निर्माण करना जो सूखे को सह सके, तो एडॉप्टेशन में आता है। अगला रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता या संस्थागत प्रतिबद्धता, ये सब चीजें हमारी सतत विकास के आयाम हैं। और सतत विकास के तत्व क्या है? तो ग्रामीण का विकास हो, शहरी विकास हो, उद्योग बने, समाज में स्वास्थ्य और रोजगार फैले, समाज के कमजोर वर्ग जैसे महिलाओं, बच्चों को की सुरक्षा बढ़े, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा में भी प्रोत्साहन मिले, और पर्यावरण को भूमि, जल और ऊर्जा व शक्ति मिले, और भूमि प्रदूषण कम हो, जल प्रदूषण कम हो, पर्यावरण जागरूकता बढ़े, और विज्ञान का यूज करके हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, इन सब चीजों के बारे में इसके जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तत्व ये सब हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा जो बात है इसके बारे में है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे, किस तरह से विकास हुआ था, तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये था कि हम गोल क्या रखें कि हमको भुखमरी खत्म करनी है, हमको बेरोजगारी खत्म करनी है, हमको सबको शिक्षा प्रोवाइड करनी है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए। पूरा दुनिया के नेताओं ने बैठ के गोल बनाया कि देश से हमको भुखमरी को मिटाना है, ठीक है, देश से हमको भुखमरी को मिटाना है, गरीबी को मिटाना है, ठीक है। उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या संधारणीय विकास के गोल लक्ष्य बनाए गए, ठीक है। तो सबसे पहले सहस्त्र या शताब्दी लक्ष्य रखे गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखे गए। तो सहस्त्राब्दी गोल जो है रखे गए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये 2000 से 2015 के बीच में इसको प्राप्त करना था, ठीक है। इस गोल को यूएन महासभा द्वारा इसको पारित किया गया था। अवधि इसकी थी 2000 से 2015 तक, और वैश्विक लक्ष्य 8 बनाए गए थे इसमें कि 8 वैश्विक लक्ष्य जो होंगे, ठीक है, 8 वैश्विक लक्ष्य होंगे, और एसोसिएटेड विकास लक्ष्य जो है 18 होंगे। तो मतलब इसमें से भी कुछ लक्ष्य निकलेंगे, गरीबी का किस तरह से दूर करना है, तो इस तरह से करके 18 बनाए गए थे। 18 एसोसिएटेड लक्ष्य थे इसके।
तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 से 2015 के बीच हमको प्राप्त करना था, उसमें क्या प्राप्त करना था हमको? तो गरीबी व भुखमरी का पूरी तरीके से उन्मूलन कर देना है, सार्वभौम शिक्षा को हमको बढ़ावा देना है, या लिंग समानता व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, शिशु मृत्यु दर को कम करना है, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, HIV एड्स मलेरिया व अन्य रोगों की रोकथाम के लिए काम करना है, पर्यावरणीय सतर्कता को सुनिश्चित करना है हमको, और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी हमको बना के रखनी है, क्योंकि विकास करना है तो वैश्विक लोगों से हमको जुड़ना होगा, और जो अच्छी अच्छी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करना होगा। तो क्या हम प्राप्त कर पाए 2015 तक? तो नहीं प्राप्त कर पाए इसको। गरीबी भुखमरी हम कम ज्यादा नहीं कम कर पाए, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का भी हम अभी दे नहीं पाए, लिंग समानता व महिलाओं में सशक्तिकरण भी उतना ज्यादा भी नहीं हुआ, शिशु मृत्यु दर पर हम थोड़ा काबू पाए हैं, मातृत्व स्वास्थ्य को भी थोड़ा हम काबू कंट्रोल किए हैं, HIV और मलेरिया भी थोड़ा कंट्रोल है, और पर्यावरण सतर्कता लोगों में सुनिश्चित कराए हैं। मगर अभी भी जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो है हमारी सरकार ने चलाया था, और वो काफी जो है पॉपुलर हो गया था, उस तरीके से एक हमको प्रोग्राम अभी चलाना चाहिए कि पर्यावरण सतर्कता, ठीक है, इसके बारे में हमको चलाना चाहिए, और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी भी हमको करना होगा। तो सबसे बड़ी जो है बात यह है कि आज भी पर्यावरण को नुकसान लोग कर रहे हैं, जो कि नुकसान एक आदमी करता है, ये दो आदमी करता है। खामियाजा पूरी, जैसे एक गांव है, वहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, उसमें से 3 लोग पानी का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ी धुलते हैं, रोड के सामने पानी छिड़कते रहे, ठीक है, घर धुलते हैं, ये सब करते, दिन रात यही सब काम करते हैं वो लोग, ठीक, शाम सुबह सिर्फ पानी नुकसान करते हैं। और कुछ दिन बाद में इतना पानी उन्होंने नुकसान किया कि कुछ दिन बाद जो है उस गांव में पानी की किल्लत जो है बढ़ गई, पानी नीचे जो वाटर लेवल था वो घट के नीचे चला गया। तो इसमें दोष 3 लोगों का नहीं है जो पानी नुकसान करते थे, दोष इसमें सारे उन लोगों का है जो उनको मना नहीं करते थे उस टाइम पे। इसी तरीके से हमारे जो वैश्विक स्तर पर बात करें, तो जो पर्यावरण नुकसान हुआ है औद्योगिक क्रांति के बाद में, उसका लाभ सिर्फ यूरोपीय देशों ने उठाया। औद्योगिक क्रांति का, पहली औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो उसका लाभ यूरोपीय देशों ने उठाया, जम के प्रदूषण किया, जम के शोषण किया प्राकृतिक संसाधनों का। और आज देश भर का, जब छोटे देश जो है अब अपने आप को विकास विकसित करना चाहते हैं, तो देश भर का हमको कार्बन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट वो क्रेडिट करके इतना प्रतिबंध लगा दिए सब, ठीक है। उनको उसी समय पर रोकना चाहिए था कि आपको पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, संधारणीय विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए, संधारणीय विकास की बात कब हो रही है? 1972 में बात हो रही है, 1987 में बात हो रही है, मतलब कि 200 साल बीत गए शोषण करते करते संसाधनों का, पर्यावरण प्रदूषण करते करते, ग्लोबल वार्मिंग करते करते, इतना साल, 200 साल बीत गए। 200 साल बाद जब खुद डेवलप हो गए, सारे संसाधनों का यूज कर लिया, सब कुछ भोग लिया, तो अब जो है छोटे देशों पे, अफ्रीका के देश हो गए, भारत जैसे देश हो गए, पाकिस्तान, भारत, चाइना वाइना, इन पे जो है कंट्रोल करते हैं लोग, ठीक है, बैठ के कि WTO का ये रूल है, ठीक है, UNDP UNEP का ये रूल है, इसको फॉलो करो, ये करो वो करो, देश भर का जो है झाम फैलाए हुए हैं। तो उसका मेन काम यही है कि हमको जो भी संसाधन का नुकसान कर रहा है, जो यहाँ बात है, पर्यावरण सतर्कता को हमको सुनिश्चित करना होगा, सतर्क रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है कहीं भी पानी नुकसान कर रहा है, बिजली का फालतू यूज कर रहा है, किसी भी संसाधन का जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो तुरंत आपको टोकना होगा वहां पे, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में खुद आप, हम सब लोग उस चीज को भोगेंगे, ठीक है, उसका नुकसान सभी को दे झेलना पड़ेगा, ठीक। तो ये उस गांव में 3 लोग गलती किए पानी का मिसयूज करके, और किसी ने उनको बोला नहीं, तो अब क्या है, अब वहां पे टैंकर में पानी आएगा। और दिल्ली में जैसे एक इतना गोल गोल सा टंकी आती है, टैंकर आता है, इतना छेद होता है, उसमें 200-300 पाइपें घुसाई रहती हैं, सब पानी भरने के लिए किस तरह से दौड़ते हैं, दिल्ली वासियों से पूछिए, या फिर बड़े जो शहर हैं वहां जाके देखिए किस तरह से पानी की किल्लत होती है। हमारे यहाँ तो शहरों में सुबह शाम पाइप लेके सब छिड़कते रहते हैं सब। ये नुकसान जो है पानी का, एक दिन खुद वो खामियाजा भुगतेंगे और सबको भुगवाएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये बात होगी, हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, ये सब चीजें थी, ये पूरा हमको प्राप्त करना था, मगर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। जैसा कि पहले से ही होता आ रहा है कि नेता जब सिर्फ भाषण देते हैं, तो कुछ प्राप्त करने के लिए कोई कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे। और लास्ट में फिर से नया गोल बना, सतत विकास लक्ष्य, SDG गोल जो बना 2015 में फिर से बना। देखिए 2000 से 2015 के बीच हमको प्राप्त करना था, हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर से 2015 में UN महासभा ने अनुमोदन दिया SDG का। ये प्रभावी कब हुआ था? 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हो गया। अवधि इसकी 2030 तक रखी गई, 2030 तक हम जो है
17 लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र है सार्वभौमिकता का सिद्धांत और कोई पीछे न छूटे, इसको लेके हम चल रहे हैं। और यूएन द्वारा 17 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो लक्ष्य हैं ये लगातार जो है यूपीपीसीएस के एग्जामों में इसको मैच कराने के लिए, मैचिंग कराने के लिए ये वाला जो है गोल पूछता है। तो इस गोल को हमेशा, या 17 गोल है, 17 को याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछता है ये और मिलान कराता है इसको। ठीक है, तो भारत के सतत विकास लक्ष्य, तो नोडल एजेंसी भारत में कौन है? नीति आयोग है। एसडीजीज इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड जो है नीति आयोग जारी करती है, रिपोर्ट जारी करती है कि जो राज्य हैं 2018 से ये जो है लॉन्च हो रहा है। तो भारत में एसडीजी गोल जो 17 हैं इनके कितना विकास हुआ है, इन सब चीजों को जान की देखरेख करने के लिए नीति आयोग जो है नोडल एजेंसी बनाया गया उसको। और वो जो है एक इंडेक्स जारी करती है कि हमारे देश के जो राज्य हैं वो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना आगे कौन चल रहा है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये जो है एसडीजी इंडेक्स जो है जारी होता है 2018 से, और वार्षिक आधार पर ये वर्ष में एक बार जारी होता है। ठीक है, जारी करता नीति आयोग है इसका। ठीक, अब जो है एसडीजी गोल जो बने थे, 17 एसडीजी गोल जो है यही है, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला गोल है गरीबी। सबसे पहले क्या लक्ष्य रहेगा? पहले है कि गरीबी खत्म करे लोगों का। ठीक है, गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना है। जब गरीबी थोड़ी समाप्त होगी तो भुखमरी को हम समाप्त करेंगे। तो एसडीजी 1 में, गोल 1 में हमको क्या रखना है? पूर्णतः समाप्त करना है गरीबी को। 2 में भुखमरी को की पूर्णतः समाप्ति करनी है। 3 में अच्छा स्वास्थ्य रखना है और जीवन स्तर रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमको एसडीजी 4 में देना है। एसडीजी 5 में लैंगिक समानता लानी है। देखिए, पहले गरीबी समाप्त करेंगे, फिर भुखमरी समाप्त करेंगे, फिर अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम उस पर काम करेंगे, जीवन स्तर सुधारेंगे उनका। जब जीवन स्तर सुधर जाएगा तो उनको हम शिक्षा देंगे। शिक्षा जब प्राप्त होगी तो लैंगिक समानता बढ़ जाएगी, तो लैंगिक समानता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर स्वच्छ और साफ पानी पी देंगे लोगों को, एसडीजी 6 में बात कर रहा है। एसडीजी 7 में है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देंगे हम। अच्छा काम और आर्थिक विकास हम देंगे 8 में। 9 में कहा गया है उद्योग और बुनियादी ढांचे को हम बढ़ाएंगे, उद्योग और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। और 10 कह रहा है कि असमानता में कमी लानी है हमको, जो गरीबी और अमीरी की भी जो खाई है उस खाई को हमको पाटना है। ठीक है, तो 10 है। एसडीजी 11 में है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास हमको लाना है। 12 में है जिम्मेदारी के साथ जो है उद्योग और उत्पादन। ठीक है, उपभोग और उत्पादन है, जिम्मेदारी के साथ हम उपभोग करेंगे, रिसाइकिल चीजों का यूज करेंगे, और उत्पादन के में हम ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का नुकसान नहीं करेंगे, कम से कम नुकसान करेंगे। सस्टेनेबल गोल 13 में है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है 13 में है। पानी के नीचे का जीवन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में है। भूमि के ऊपर जीवन 15 में है। शांति और न्याय के लिए जो संसाधन है, यह शांति और न्याय के लिए जो है क्या लिखा है, संस्थान बनाएंगे, शांति और न्याय के लिए संस्थानों का निर्माण होगा 16 में। 17 में है कि वैश्विक भागीदारी, हमको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी निभानी होगी। ठीक है, और मिलजुल के वैश्विक स्तर पे हाथ पकड़ के एक दूसरे का सहयोग करके ही हम ग्लोबल वार्मिंग को और इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, इतना आसानी से प्राप्त होने वाला है नहीं, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या बहुत अधिक है और 2030 तक इसको प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमको भाईचारा बढ़ाना होगा। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी चीजें बनेंगी। ठीक है, जो लोग जो पर्यावरण का नुकसान किए हैं वो जो है गरीब देशों में पैसा देकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके उसकी भरपाई करें। ठीक है, इस तरह की सोच अगर जिस दिन नेताओं में डेवलप हो गई, वैश्विक स्तर के नेताओं की, तो काफी जो है जीवन सुधर जाएगा लोगों का। ठीक है, और जो है ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, उन सब चीजों पे लगाम लगेगी और हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, हम जैसे आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कोई पानी नुकसान कर रहा है तो उसको तुरंत बोलें, कोई बिजली का फालतू यूज कर रहा है तुरंत बोलें उसको। ठीक है, कोई कचरा फैला रहा है आपके आसपास में तो उसको तुरंत बोलिए। ठीक है, कोई भी इस तरह का कार्य अगर कर रहा है तो देशभक्ति यही है कि आप उसको बोलिए, उसको मना करिए, जो फालतू चीजों का जो है संसाधनों का जो है दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर आपके आने वाली पीढ़ी, सारी पीढ़ी इस नुकसान को झेलेगी। ठीक है, इस पीड़ा को सभी को झेलना है। अगर अभी से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात हुई थी उसको अगर पालन नहीं करोगे तो आगे चल के पूरा जीवन जो है
आने वाली पीढ़ियों का जीवन जो है एकदम नरक से भी नरक होने वाला है। ठीक है, ऐसे देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ जा रहा है, 47-48 डिग्री अभी चला जा रहा है। ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, कहीं पे सूखा आ जा रहा है, कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, तो समस्याएं बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे बढ़ गई हैं, तमाम तरह के रोग आ गए हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमको रोकना होगा। और कृषि में जो जितने हम कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, हम पहले परंपरागत चीजों का यूज करते थे। ठीक है, जो जली हुई घर में राख होती थी उसको छिड़काव करते थे। एक आध दो छोटे छोटे केमिकल आते थे, उनका बस यूज करते थे। अब तो हर चीज के लिए केमिकल है। ठीक है, फूल में कीड़े लगे हैं, फूल में कीड़े के लिए अलग केमिकल है। घास में कीड़े हैं, उसके लिए अलग केमिकल है। घास जलाने के लिए अलग केमिकल है। फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग केमिकल है। फल को पकाने के लिए अलग केमिकल है। जड़ को बढ़ानी है तो उसके लिए अलग केमिकल है। तो केमिकल ही तो खा रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए बीमारी इतना ज्यादा फैल रही है। कितना भी लोग जागरूक जागरूक हो जाएं, मगर इन सब चीजों से ही इतनी बीमारियां बड़ी बढ़ी हैं, जो हम केमिकल का यूज इतना ज्यादा कर रहे हैं। थोड़े से लालच के लिए पूरा हम पर्यावरण, मिट्टी का जो स्वास्थ्य, सब कुछ खराब कर दिया हमने। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने ये सब देखा है, इसको प्राप्त करना हमारा जो है टारगेट है 2030 तक। देखिए प्राप्त होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आज हमने आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच अंतर देखा। सतत विकास के लक्ष्य क्या है, सतत विकास क्या होता है, क्लब ऑफ रोम जो है क्या है, 1972 में उसने कौन सी रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, लिमिट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, और ब्रॉटलैंड रिपोर्ट कब बनी थी, कौन सी रिपोर्ट जारी की थी, जो यूपीपीसीएस यूपीएससी और हर एग्जामों में लगभग उस चीज को पूछ चुका है वो लोग, वो सब भी हम देखे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो यूपीपीसीएस लगातार इसको पूछ रहा है, इसको हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है मेरे चैनल पे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में अच्छा आए, अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसका दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, इससे पहले रिकॉर्ड किए थे तो उसमें क्या हुआ कि कैमरे में ही डिलीट हो गया है, फिर दोबारा से उसका रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।